प्रार्थना के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। हरिओम कमल मैम। अपनी स्पाइन और नेक को स्ट्रेट करके बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन का चयन कीजिए और कुछ क्षण आंखों को विनम्र भाव और बड़े ही सहजता के साथ बंद करते हुए बने रहिए इसी अवस्था में। 1 से 2 धीमी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए पहले लगातार 3 टाइम्स पवित्र ओमकार चैंट करेंगे, फिर उसके बाद मेरे साथ प्रार्थना बोलेंगे। भरिए लंबा गहरा श्वास। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिना नतोऽस्मि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार मुद्रा बनाएं और अपने वक्षस्थल के पास स्थापित करिए अपने दोनों हाथों को। अपने इष्ट देव का ध्यान अपनी दोनों आईब्रो सेंटर में करते हुए उन्हें मनी मन नमन करिए, वंदन करिए और उनसे संपूर्ण विश्व की शांति के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति का आवाहन करिए और उनका धन्यवाद करते हुए परस्पर दोनों हथेलियों का मर्दन करिए और अधिक से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने दीजिए हथेलियों में। देन कप शेप बना करके आंखें ढकिए। पूरे फेस, हेड, नेक, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, बैक, थाइस, लेग्स, होल बॉडी में रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। थैंक यू। सभी को एक बार पुनः सादर प्रणाम, नमस्कार। तो प्रिय साथियों, जैसा कि हम प्रैक्टिकल योग को लेके चल रहे हैं, अब तक की लास्ट कक्षाओं में हम लोग षटकर्म और खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास कर चुके हैं और उसके बाद जो बैठकर किए जाने वाले आसनों पे हम चल रहे हैं, जिसमें कि अभी 2-3 आसन हमने कर लिए हैं। बाकी इससे आगे के आसन आज हम अभ्यास करेंगे, उन्हें समझेंगे, जिसमें है कि अभी तक हमने जो बैठकर किए जाने वाले में पश्चिमोत्तान आसन देखा और सुप्त वज्रासन देखा। इसके बेनिफिट्स की चर्चा करी, इसके काउंटर पोज की चर्चा हुई और इसके जो लिमिटेशंस हैं, जो हम कहें कि जिन इन आसनों के दौरान जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, उस पर हमने चर्चा करी। आज इससे आगे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन और उसके अग्रिम जो आसनाज हैं
उनकी आज चर्चा कर रहे हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। मेरी स्क्रीन आई थिंक सभी को विजिबल हो रही होगी। मेरी आवाज और स्क्रीन के बारे में कोई एक लोग कंफर्म कराइए, आप लोगों को। जी सर, ठीक है। श्योर धन्यवाद। है स्क्रीन। थैंक यू मोहित जी। सर हो रही है आपकी वॉइस। क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं सर, ठीक है वॉइस। ठीक है मोहित जी, थैंक यू। अभी ये पश्चिमोत्तानासन हमने देखा, और उसके बाद ये सुप्त वज्रासन। आज इससे आगे जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, आज इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ये कहा जाता है कि जो मत्स्येंद्र आसन है, या ये जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, वैसे ये अर्ध मत्स्येंद्र ये हल्की वाली फॉर्म है, यानी कि जो ऐसी स्थिति जो कि मुख्य रूप से थोड़ा कहे ना, एक होता है कि एडवांस फॉर्म, एक होती है उसकी सामान्य फॉर्म। तो मत्स्येंद्र आसन की ये जो है सामान्य फॉर्म है, और जो एडवांस फॉर्म को मत्स्येंद्र आसन कहते हैं, इसे अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं, जो नाथ संप्रदाय के जो आदिनाथ शिव के बाद के जो नाथ कहे गए हैं, मत्स्येंद्र नाथ, उन्होंने इस आसन का आविष्कार किया, या उन्होंने इस आसन को प्रतिपादित किया, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। और ये जैसा कि हमने ग्रंथों में भी पढ़ा है, कुंडलिनी जागरण के लिए बताया गया है कि इससे कुंडलिनी जागरण भी होती है, और संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ इस आसन से होता है। यदि आप बाकी और आसन न कर पाए, केवल इसी आसन को कर लें, केवल एक आसन भी करते हैं, तो इसका बेनिफिट हमें संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ कह के कहा गया है। आप जैसा कि देख रहे हो कि इसकी जो करने की क्रिया विधि है कि आपको कैसे करना है। नॉर्मली सबसे पहले दंडासन में बैठ जाते हैं। दंडासन में पैरों को सीधा करके, फिर जो लेफ्ट लेग को क्रॉस करके जो लेफ्ट हील है उसे राइट हिप के पास रखते हैं। हिप के नीचे नहीं रखते, हिप के पास रखते हैं। और राइट लेग को क्रॉस करके, नी से क्रॉस करके, लेफ्ट नी से क्रॉस करके दूसरी तरफ रखना होता है। और इसके बाद जो अपोजिट हैंड अपोजिट लेग, जो यदि राइट लेग बेंड कर रखा है, क्रॉस किया है, तो उस पे लेफ्ट हैंड को क्रॉस करते हुए और उसे आर्म पेट में लाने की कोशिश, और फिर अपने टो को पकड़ने की कोशिश की जाती है। पकड़ते हैं, फिर अपर बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हैं। आप इसमें देख सकते हो कि जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, वो यहाँ पे इस स्थिति में लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, यहाँ का जो पूरा शरीर है वो इनका लेफ्ट साइड ट्विस्ट हो रहा है। और चेस्ट रीजन जो है, आपकी थोरेसिक कैविटी है, और इवन हेड और नेक है, वो जो है राइट साइड में ट्विस्ट हो रहा है। तो पूरा का पूरा शरीर इसमें प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे नीज आदि जेनेटिक्स ऑर्गन्स, और जेनेटिक्स यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े उनके ऑर्गन्स, और एक्सक्रेटरी सिस्टम के, और एब्डोमेन के इंटेस्टाइन्स आदि भी सभी के सभी पूरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, और इसी वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, और ब्लड की सप्लाई भी यहाँ पर्याप्त होगी। तो समस्त उदर विकारों में, और उदर विकारों के लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होता है ये आसन, और बड़ा ही लाभप्रद है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। और यदि मत्स्येंद्र आसन की बात करें तो इसी में क्या है, उसका वो एडवांस फॉर्म है। ये जो पैर नीचे रख रखा है, ये लेफ्ट लेग यहाँ पे जो रखा हुआ है, इसको उठा करके इस थाई के बीच में, एब्डोमेन और थाई पे रखना होता है, यानी जैसे अर्ध पद्मासन लगाते हैं उस हिसाब से रखा, और तब जो दूसरा लेग है उसे क्रॉस करके यहाँ रखना होता है। तो ये फिर पूर्ण मत्स्येंद्र या फिर मत्स्येंद्र
आसन के नाम से जाना जाता है और इससे समस्त स्वास्थ्य लाभ होते हैं, आपको ये बता ही दिया। बाकी जो ये आपको बता दूं कि अपनी एज और क्षमता के अनुसार व्यक्ति कर सकते हैं इसको, और इसकी और जो प्री फॉर्म है या प्रारंभिक स्थिति एक जो कहते हैं ना जो लेग क्रॉस करके रखना होता है दूसरी तरफ सीधा पैर रखते हुए, जिसे वक्रासन नाम दिया गया है। वक्रासन भी इसकी एक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था। तो इसका बस यही ध्यान रखना है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार, यदि कोई एडल्ट एज सीनियर सिटीजन हैं तो उस स्थिति में वो वक्रासन कर सकते हैं, नहीं तो अर्ध मत्स्येंद्र कर सकते हैं, और जिनकी शारीरिक क्षमता है वो पूर्ण मत्स्येंद्र का अभ्यास कर सकते हैं। वैसे पूर्ण मत्स्येंद्र काफी टफ लेवल का एडवांस पोस्चर है कि सबसे हो भी नहीं पाता है, पर लेकिन अभ्यास करने से ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना हो पाए। अभ्यास करने से कुछ भी कर सकता है, कृते प्रयत्ने किम न लभेत, कोई भी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो मत्स्येंद्रासन जैसा कि क्वेश्चन यदि बन सकता है, तो वैसे तो ये है कि और भी बहुत चीज, जैसे गोरक्षासन है वो गोरखनाथ के नाम पे है, मत्स्येंद्रासन है मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर है। तो ऐसे कुछ विशेष स्पेसिफिक आसन जो कि आपको जो विशेष नाथ रहे हैं उनके नाम पे भी आप इस चीजों को याद रखोगे, तो इससे भी आपके ज्ञान वर्धन, और जो वाइवा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में, उनका आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये लगभग क्लियर हुआ होगा। इससे जुड़ी किसी का कोई डाउट या कोई जिज्ञासा हो वो अभी पूछ सकते हैं। मैं आपसे ठीक है। पूछना चाह रही थी कि जो काउंटर पोज होता है वो अपन जो आसन करते हैं काउंटर पोज साथ में ही करते हैं? बिल्कुल मैम, काउंटर पोज साथ में ही बताया जाता है, क्योंकि काउंटर पोज वो रिलैक्स अवस्था में आने के लिए किया जाता है कि जो भी किया है उसकी अपोजिट अवस्था में आप आओ। लेकिन मेन आसन जो होता है उसके हाफ ड्यूरेशन ऑफ द टाइम में किया जाता है। यदि आप 1 मिनट जो होल्ड कर रहे हो किसी में, जैसे पश्चिमोत्तान में 1 मिनट होल्ड किया, तो पूर्वोत्तान आप 30 सेकंड भी कर सकते हो। बाकी जैसे इसका ये काउंटर पोज है मत्स्येंद्र आसन का, अर्ध मत्स्येंद्र का इसमें क्या है कि इसमें आप जो है 1 मिनट से राइट लेग से कर रहे हो तो उतना ही आप उससे कर लो। बाकी मिनिमम टाइम यानी कि हाफ टाइम में तो करना ही है यदि काउंटर पोज करना है, तो नहीं तो आप उस लेवल से कर रहे हो कि केवल स्पेसिफिक एक आसन को माइंड में रख के नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं कि हमें तो ये सारे आसन कंप्लीट ही करने हैं। लेकिन एक होता है कि आप कोई थेरेपी बेस पे या किसी स्पेसिफिक एक आसन के लिए कर रहे हैं, या कंपटीशन में आपसे बोला जाए कि आप ये वाला आसन करो, पश्चिमोत्तान करो, ठीक है, ये बोला जाए, तो आप उसके बाद यदि काउंटर पोज भी करोगे तो उसके मार्किंग आपको अच्छी मिलेगी, और उस वो आप अलग तरीके से काउंट किए जाओगे कि आप एक प्रोफेशनल हो। उससे आपको इंडिकेशन होगा कि आप काउंटर के बारे में भी नॉलेज रखते हो। ठीक है जी सर, थैंक यू। क्लियर है सभी को ये? इससे जुड़ा और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है शायद? जी सर, कुछ लोग थेरेपी में काउंटर पोज नहीं कराते। हाँ, थेरेपी में वैसे हर जगह नहीं होता, क्योंकि थेरेपी मैं कंपटीशन बेस ज्यादा बोल रहा हूँ, और नॉर्मली आप अपने वैसे लिए अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, नॉर्मली फिटनेस के लिए तब करें। बाकी थेरेपी में वो राजेश जी सही कह रहे हो, मैं भी उस चीज को नहीं कह रहा कि वहाँ काउंटर करना ही है। जैसे किसी को बैक पेन है, अब बैक पेन में बैकवर्ड बेंडिंग के लिए बोला जाता है, तो बैकवर्ड बेंडिंग का काउंटर तो फॉरवर्ड बेंडिंग होगा। अगर फॉरवर्ड बेंडिंग से जबकि उसे समस्या और बढ़ रही है तो वहां हम अवॉइड कराएंगे कि उसे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कराएंगे, उसे बैकवर्ड बेंडिंग ही कराएंगे। बाकी आप उस चीज के लिए ध्यान रखें कि आपका कभी एग्जाम हो रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जा रहा है, कोई आप वाइवा दे रहे हो, या फिर किसी कंपटीशन खेलने गए हो, यदि वहां पे आप इस चीज को करोगे तो इसके मार्किंग होते हैं, इसके नंबर मिलते हैं, और इसके नंबर कटते भी हैं यदि आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे। तो मैं उस दृष्टि से कह रहा हूँ। बाकी थेरेपी के लिए तो स्पेसिफिक आसन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया।
और Next. आगे क्या क्या लेंगे सर इसमें? क्या है इसका काउंटर पोज दूसरे पैर से कर लो। आसन का अर्ध मत्स्येंद्र आसन का, किसका? अर्ध मत्स्येंद्र आसन का जयश्री जी। इसका काउंटर है कि दूसरे लेग से किया जाए। अभी देखो आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इन्होंने राइट लेग को क्रॉस करके रखा हुआ है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग क्रॉस करके रख दिया जाएगा, इसका काउंटर पोज हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ठीक है हाँ जी। हाँ नेक्स्ट वन, जो अगला आसन है अपने सिलेबस में वो है, ये देखिए वक्रासन आ गया ना, वक्रासन उसी वही है। इसकी देखो तीनों फॉर्म दिखाई गई है यहाँ पे। नंबर 1 स्थिति है कि कैसे जाना है, ये देखो इस प्रकार दंडासन में बैठे, फिर क्रॉस किया लेग और क्रॉस करके फिर यहाँ पे, यानी कि जो हमारे सीनियर एज है, जो वैसे उसे नॉर्मल नहीं कर पाते या फिर सभी लोग मत्स्य अर्ध मत्स्य आसन को नहीं कर पाते, आप इसे कराएं। उसकी ये प्री प्रैक्टिस है और इससे भी उसका बेनिफिट होगा। वक्रासन, ठीक है, वक्रासन भी एक प्रकार की उसी की सीरीज में आने वाला आसन है जो कि मत्स्येंद्र आसन वाली में। इसमें क्या है कि इसमें बस सरल रूप में इसे किया गया है कि जिसे सब लोग कर सके। बाकी फायदे इसके भी वही उदर संबंधी विकार और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी यानी यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में काफी हितकर है। और स्पाइन ट्विस्ट पूरी तरीके से हो रही है, आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी स्पाइन ट्विस्ट हो रही है, लोअर एब्डोमेन ऑर्गन ट्विस्ट हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो जो ऑर्गन ट्विस्ट होंगे, जिन पे प्रेशर पड़ेगा, वो ऑर्गन वहां पे ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, और ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा। तो वो न्यूट्रिशन मिलेगा तो अच्छे से वो ऑर्गन पूरी तरीके से काम करेंगे और स्वस्थ बने रहेंगे। ठीक है, यही लॉजिक होता है कि एक्चुअली किस ऑर्गन पे प्रेशर दिया जाए या कौन सा ऑर्गन दबाया जाए। हम क्या करते हैं, कभी भी देखो यदि हीट उत्पन्न करनी होती है, जहाँ पे भी रब करते हैं वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन का बढ़ने का तात्पर्य है कि आपके वहाँ कोई अशुद्धि रुक रही है, कोई टॉक्सिन्स रुका हुआ है किसी पार्टिकुलर ऑफ द पार्ट, बॉडी पार्ट पे। तो वहां जैसे ही सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसमें स्ट्रेचिंग होगी, ट्विस्टिंग होगी, तो वो जो जमना शुरू हुआ है टॉक्सिन, वो वहां से हटेगा, वो अपना स्थान छोड़ेगा, और स्थान छोड़ेगा तो वो सर्कुलेशन में आके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और गैस्ट्रिक वाला होगा तो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो हमारा वहाँ प्रॉपर ब्लड की सप्लाई और हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन आदि पहुंचेंगे। ठीक है, इसी बेस पे तो काम करता है अपना ये सिस्टम। तो क्लियर है ये वक्रासन वाला सभी को? हाँ जी, बहुत अच्छी। नेक्स्ट वन अपना जो आसन है वो है वक्रासन के बाद जो बैठकर किए जाने वालों की सीरीज में जो है वो ये है, इसे बद्ध कोणासन कहा गया है, इसे बद्ध कोणासन कहते हैं। और गोरक्षासन भी इसी कैटेगरी में आता है। तितली आसन कहें या बटरफ्लाई, इसी में क्या है कि इसी में यदि ये नीज अप एंड डाउन करने लग जाए, नीज को हम सेक करने लग जाए, ऊपर नीचे, ये बटरफ्लाई या तितली आसन हो जाएगा। ठीक है, और इसे बद्ध कोणासन नाम से बोला गया है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये माताओं बहनों के लिए बहुत अच्छा आसन है। और पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या आजकल एक कॉमन है कि एज बढ़ने के 60 जैसे ही हुई, 50 प्लस 55 प्लस जैसे ही एज होती है, उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की समस्या हो जाती है। उससे बचने के लिए, बाकी प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा इफेक्टफुल है ये। और जिन्हें पीरियड्स आदि में समस्या रहती है, जिनकी बहुत सारे और विकार होते हैं, जो लेडीज विकार हैं, उन्हें उस समय के लिए भी ये बड़ा इफेक्टफुल है, क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है और मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र पे काम करने वाला बद्ध कोणासन है। और इसी को तितली आसन और जो गोरक्षासन कहें वो
वो भी जिसका दूसरा नाम भद्रासन है, वो भी इसी प्रकार से किया जाता है। बाकी उसमें हाथ ऐसे रख लेते हैं, इसमें टोज पकड़े हुए हैं। तो इसके फायदे और क्रिया विधि आप लगभग समझ पा रहे हो। और सावधानी देखी जाए तो नहीं लगता कि किसी को ये नहीं करना चाहिए, लगभग सब कोई कर सकता है। बस वो जो कॉमन सावधानियां हैं वो आपको याद रहेंगी कि एक तो सर्जरी वाली, और कुछ आसन जो प्रेगनेंसी में अवॉइडेड है वो वाली, इन चीजों को आप याद रखोगे, वो लगभग हर जगह फॉलो होनी है। बाकी हाइपरटेंशन की किसी को भी समस्या है, उनकी उस सिचुएशन को देखें वो किस टाइप का हाइपरटेंशन है, और जो आसन कराया जा रहा है वो यदि रिलैक्सिंग वाला होगा या नॉर्मल पोज होगा तो उसमें हाइपरटेंशन वालों को उससे समस्या नहीं होगी। लेकिन वो इन्वर्टेड पोस्चर्स जो भी होंगे, जो संवर्धनात्मक आसन होंगे, जिनमें बॉडी ज्यादा मूव करना है, जिसमें बॉडी को अधिक मेहनत करनी है, वहां पे उनके ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने की संभावना रहती है। तो उस चीज को आप ध्यान रखेंगे और उसको अपनी निगरानी में सजेस्ट करेंगे कि आप इसे करें। ठीक है, तो ये बद्धकोणासन क्लियर है सभी को? इससे जुड़ी कोई भी जिज्ञासा किसी की हो? सॉरी, बद्धकोणासन को स्लिप डिस्क जब हो प्रॉब्लम तो उसमें नहीं कर सकते ना? आई थिंक स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम्स में अवॉइड। एक्चुअली स्लिप डिस्क में देखिए कुंदन जी, कुल मिलाकर के जो स्पाइन की समस्याएं होती हैं उसमें आपको आगे झुकने के लिए पूरी तरीके से मना किया जाता है कि आप तनिक भी आगे ना झुकें। आप बैक में हल्के आर्च क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे कोई भी आसन जिनमें आपको बैक में आर्च रहे या आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, ये नहीं कि आगे फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कंफर्टेबल है स्लिप डिस्क में स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए और अपने एब्डोमेन रीजन को आगे की तरफ पुश करते हुए स्पाइन में बैठे बैठे भी आप आर्च क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो हो जाता है। जैसे मैं बैठ रहा हूँ, मैं अपनी स्पाइन में कोशिश कर रहा हूँ आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ नीचे लंबा रीजन से कि स्पाइन आगे की तरफ, इंटरनल पावर और जो वॉलेंटरी मसल्स हैं उन पे काम कर रहा हूँ और उसे आगे पुश कर रहा हूँ। तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका किस टाइप का स्लिप डिस्क है, क्या स्थिति है, वो आपकी शारीरिक क्षमता देखेगी। बाकी आपको फॉरवर्ड बैंड उससे अवॉइड करना होगा और आप ध्यान रखेंगे आपको इजीली हो पा रहा है, कंफर्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पाइन स्ट्रेट रखनी है और आर्च तो क्रिएट कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होने देना, थोड़ा भी आगे नहीं झुकने देना है अपनी स्पाइन। ठीक है, ये भी होता अच्छा, है और अगर बैक की प्रॉब्लम है तो क्या उसमें शशांक आसन करा सकते हैं? क्योंकि मैंने बैक की समस्या में शशांक आसन करा सकते हैं। करा सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि पता है उसमें होता क्या है, उसमें ये है कि आपकी पूरी की पूरी बैक, यानी कि ये टेल बोन है, मैं तो टेल बोन से कह सकता हूँ, टेल बोन से लेकर के पूरी की पूरी स्पाइन इस प्रकार स्ट्रेट होती है। वास्तविक पूरा फॉर्म यदि आपको स्पाइन का देखना है जो सही तरीके से कर सकता है, वो यदि शशांक आसन जिस वक्त करेगा तो पूरी स्पाइन की लगभग सारी वर्टिब्रा खुली होती है और पूरा फुली लेंथ होती है उस समय उसकी। तो वो अच्छा रहेगा आपको स्पाइन की किसी भी समस्या में यदि आप कराओगे, बशर्ते जब आप आगे झुकोगे, जब आप फॉरवर्ड बेंड करोगे। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिए। नहीं, मैं इसीलिए पूछ लिया क्योंकि शशांक आसन भी देखा जाए तो फॉरवर्ड बैंड ही है ना एक प्रकार से। जैसे बेशक फॉरवर्ड बेंड है, लेकिन जाने का तरीका देखिए आपको नंदी, आप पैरों में ऐसे गैप किया, यदि आप ऐसे ही जा रहे हो गोल करके बैक को, तो दिस इज नॉट द परफेक्ट वे टू गो। आप यदि पहले क्या करना है, आपको इस प्रकार अपनी स्पाइन स्ट्रेच करनी है और स्पाइन में आर्च क्रिएट करने की कोशिश करिए। स्पाइन में आर्च लेके आए और फिर मिडिल बैक से पहले नीचे की तरफ से देखो, आप मेरी स्पाइन को देख सकते हो, इस प्रकार से जा रहे हैं कि स्पाइन स्ट्रेट ही है। और फिर अब देखो ये स्थिति, इस प्रकार से मैं यहाँ पे पूरी स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि मेरी स्पाइन पूरी तरीके से सीधी है इस अवस्था में, ना कि बिल्कुल भी बैंड है। तो ये कर सकते हैं। ठीक है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी। सर एक चीज और थैंक था यू। बद्धकोणासन में कि हाँ जी, जिनको अगर हिप की प्रॉब्लम है जैसे या फिर नी में कुछ प्रॉब्लम है आर्थराइटिस वाले या किसी को, तो उनको ये
नहीं करना चाहिए मतलब इतनी जल्दी, और अगर करते भी हैं तो घुटने को जमीन से नहीं लगा के रखना चाहिए, जो, पीछे रख। हाँ, मीनाक्षी जी सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये शशांक आसन की बात चल रही है, ठीक है। तो शशांक आसन जब आप करोगे तो पूरी तरीके नीज पे प्रेशर आता है। जिन्हें नीज प्रॉब्लम है या जिनके लिगामेंट काफी वीक हो चुके हैं, उन्हें हर वक्त नी प्रॉब्लम रहती है, तो वो जैसा कि बताया कि आप नीज ना आने दें। नहीं तो नीज के नीचे कुशन होते हैं, कुशन की गद्दियां होती हैं, वो लगा लें आप आराम से, और उसके बाद आप आगे फॉरवर्ड बेंड करें तो ज्यादा हितकर होगा। नहीं तो फिर पता लगे एक तरफ फायदा करने के लिए गए, दूसरी तरफ एक समस्या उत्पन्न कर ली। तो ऐसा नहीं करना ना कि मतलब कि हमें तो बेनिफिट वाली चीज लानी है कि फायदा होना चाहिए। ये तो नहीं कि उसको एक चीज सही करने गए और दूसरी समस्या उत्पन्न कर दी। उस टाइप के डॉक्टर नहीं बनना ना कि उसका जो पेन था नीचे वाली दाढ़ में और उखाड़ दी उसके ऊपर वाली दाढ़। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं कि वो दाढ़ में पेन होता है, वो बताएगा मरीज कौन सी दूसरी, और वो उखाड़ देते हैं दूसरी। तो इस टाइप का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। आप एक एक्सपर्ट और कुशल डॉक्टर और थेरेपिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सर ये बद्धकोणासन के लिए भी होगा सेम चीज, उसमें भी हाँ, कुशन रखना पूर्ण चाहिए। आसन के लिए भी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अभी देख रहे स्थिति दोबारा देख लेते हैं एक्चुअली कितने नीज इनके जा पा रहे हैं यहाँ पे नीचे। ये देखिए, वैसे भी मीनाक्षी जी वो उस लेवल का बहुत कम लोग कर पाते हैं कि वो अपनी नी भी रख दे ले जाके, नहीं तो उतना ओपन ही नहीं हो पाता उनका हिप रीजन। वो इसी स्थिति तक कर पाते हैं। तो इस स्थिति तक क्या है कि वो आराम आराम से बेंड करें अपने पैरों को, और ऐसे रखेंगे और ग्राउंड पे अपने पैरों को नहीं आने देंगे, तो नी पे ऐसी इंजरी विशेष होगी नहीं और नी पे कुछ ऐसा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये देखिए, ये मेरुदंडासन इसे कहा गया है, जबकि हमें जो सिखाया गया है वो मेरुदंडासन आपने लोग देखा होगा। डिम्बासन नाम से जो फेमस आसन है, डिम्बासन, उसे कहते हैं मेरुदंड। हमारे इधर मेरुदंड उसे बोलते थे, लेकिन इससे कह रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है जी मेरुदंड है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें मेरुदंडासन क्या, डिम्बासन नाम से, उसमें क्या करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग इस हिसाब से करते हैं जैसे आगे से पादहस्तासन किया जाता है ना, उसी हिसाब से सेम पीछे बैंड होकर के अपने आप एंकल पकड़ सको। तो उसे सर चक्रासन चक्रासन जैसे होता है ना, तो चक्रासन में डिस्टेंस रहता है हाथ और पैर के बीच में। तो डिम्बासन थोड़ा सा ज्यादा नजदीक लाया जाता है, दोनों हाथ को पैर पैर बिल्कुल पैर के बिल्कुल, पास लाया जाता उसमें क्या है, हाथों को पैर के पास लाके एंकल पकड़ने की कोशिश करनी होती है, और फिर उसके बाद नी स्ट्रेट करने की कोशिश होती है। वो यानी कि चक्रासन की और विशेष एडवांस फॉर्म कह दो, क्योंकि कुल मिलाकर के एक के बाद एक स्टेप तो होता ही है कि एक एडवांस आसन तक पहुंचने के लिए उससे पहले हमें कई ऐसे स्टेप क्रॉस करने होते हैं जो हमें इफेक्टेड करते हैं और जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप देखिए, ये जो मेरुदंडासन है, मेरुदंडासन विशेष रूप से आपके पेल्विक ग्रेडल के लिए है। तो पेल्विक ग्रेडल के लिए है ये आसन। आप देख पा रहे हो कि मोस्टली माताओं बहनों के लिए बहुत ही इफेक्टफुल है, पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि प्रोस्टेट की समस्या जिन्हें रहती है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी यही स्वादिष्टान चक्र के पास, जेनेटिक्स ऑर्गन्स के पास होती है। और बाकी माताओं बहनों का के लिए तो ये है ही है, क्योंकि नीचे जो स्ट्रेचिंग हो रही है, जो ग्रोइंग मसल्स की, जो हिप रीजन की स्ट्रेचिंग हो रही है, वहां से देखो पूरा का पूरा आप यहाँ से लगाओगे, ये जो तिल्ली की मसल्स की जो यहाँ की फैट प्लस थाई फैट और हिप रीजन की जो भी फैट, वो कितनी फैट भी रिड्यूस होगी, और उसके साथ साथ ये जो ऑर्गन है हमारे जेनेटिक्स ऑर्गन्स, वो भी पूरी तरीके से स्पेस में रहेंगे। और जो डिलीवरी टाइम पे ऐसे आसनों को करने वाले उन्हें ज़्यादा पीड़ा भी नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए बड़ा अच्छा है ये, और जिन्हें
कहें, बहुत सारी देखो आजकल बांझपन आदि की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पुरुषों में भी होती है, जो कि नपुंसकता की, और वैसे तो उसके लिए ये इफेक्ट डालने वाला आसन है और उसमें बड़ा फायदेमंद है। बाकी कैसे करना है वो आप देख रहे हो। राइट हैंड से राइट टो को पकड़ा, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ के पूरा ओपन कर दिया अपने लेग्स को, फुली ओपन जितना कर सकते हो, ठीक है। तो बेनिफिट हमने इसके देख लिए। आप अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो बेनिफिट खुद ही बता दिया करोगे। आप उस शरीर आसन की स्थिति देखते ही बेनिफिट बता दोगे, कहाँ कहाँ बेनिफिट इसके हो रहे हैं, कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो जिस ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ रहे हैं वो किस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और उस सिस्टम से जुड़ी डिजीज कौन कौन सी होती है, तो स्वाभाविक है कि उन डिजीज में यह आसन लाभप्रद होगा। ये हम अपने कॉमन सेंस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, ये मेरुदंडासन सभी को। उपविष्ट भी कहते हैं, उपविष्ट कोणासन भी कहते हैं। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन जो आसन है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं मेरुदंडासन के बाद, आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन, कर्ण के पास जो धनुरासन, धनुष के समान स्थिति बनाई जाती है, यानी पैर को इस प्रकार खींचा जाता है कि कान के पास आ जाए। तो इसमें देखो दो तरीके से खींचा है। एक तो ये कि सेम हैंड सेम लेग, यानी कि देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ के खींच रहे हैं, और राइट टो को राइट हैंड से पकड़ रखा है। और एक होता है क्रॉस करके पकड़ने वाला। आप ये नीचे देखिए, दूसरी स्थिति जो है ये है। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने अपने लेफ्ट टो को राइट हैंड से पकड़ा है और राइट टो को लेफ्ट हैंड से पकड़ के इतना खिंचाव दिया है कि वो कान के पास तक आ जाए। जिस प्रकार आपने देखा होगा ना, धनुष जो चलाते हैं जिस वक्त इतना खींचते हैं उसकी प्रत्यंचा को कि वो कान के पास तक पहुंच जाती है। फिर वो उसके बाद उसका बाण भेदन किया जाता है, बाण छोड़ते हैं, तब जाकर के वो लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो इस हिसाब से आप इसके यदि बेनिफिट्स की चर्चा करें, आप इसको देखें तो मुख्य रूप से देखो पैरों के ऑर्गन को ये प्रभावित कर ही रहा है। हिप जॉइंट, पैरों में मुख्य रूप से हिप जॉइंट, नी जॉइंट और यहाँ पे एंकल जॉइंट पे और टोज पे भी पूरा खिंचाव आ रहा है और ये ऑर्गन खींचे जा रहे हैं, स्ट्रेच किए जा रहे हैं, तो ये प्रभावित हो रहे हैं। तो स्वाभाविक है इनकी जो वर्किंग इफिशियंसी बढ़ेगी, वो हेल्थ अच्छी होगी और न्यूट्रिशन भी प्रॉपर यहाँ हो पाएगा। बाकी ये लेग भी देखो आप, जो अदर लेग है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे पश्चिमोत्तान या अर्ध पश्चिमोत्तान में जिस टाइप से हम यूज करते हैं। तो ये इसकी भी मसल्स स्ट्रांग होंगी, स्वाभाविक है इस लेग की मसल्स स्ट्रांग होंगी। और यहाँ जो हाथ खींच रहे हैं वो भी पूरी तरीके से कार्यरत है, और जो हाथ ये है तो लगभग है कि काफी हद तक बॉडी इसमें यूज हो रही है। जिस प्रकार मत्स्येंद्र आसन में अर्ध मत्स्येंद्र में हो रही थी, उस तरीके से इसमें भी हो रही है। तो ये सारे वेरिएशंस हैं जो कि अलग अलग और कुछ विशेष बॉडी पार्ट के लिए। बाकी योग में अपने में ये है, योग में ये है कि होता क्या है कि योग एक फायदे अनेक वाली बात, या जो ये जो शुक्ति है वो पूरी तरीके से काम करती है कि बेशक हम एक उस पे लेके चलते हैं लेकिन उनके फायदे काफी होते हैं। तो निश्चित है कि आप ध्यान रखें इस चीज को। तो सभी को क्लियर है ये आकर्ण धनुरासन। रही बात इसकी सावधानी की, यदि सावधानी बरतनी है तो जिन्हें नीज की समस्या है, जो इतने लेवल तक उसे नहीं खींच पाते हैं, वो थोड़ा कम खिंचाव देंगे उसको, ठीक है। और बाकी अपनी क्षमता तो हर जगह हर व्यक्ति के साथ अपनी क्षमता तो चलनी ही है कि जैसी जिसकी कैपेसिटी उस तरीके से वो उसे यूज करे।
सभी को क्लियर हो गया है इस आसन को लेके? कोई किसी का डाउट नहीं है? नेक्स्ट वन आसन की तरफ चलते हैं। बैठकर किए जाने वाला ये है गोमुखासन। एक्चुअली ग्रंथों में जो चर्चा है वो हाथों की चर्चा नहीं है कि हाथ इस टाइप से रखने हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में जो प्रचलन आसन है, प्रचलन में उसमें हाथों को इस प्रकार यूज किया जाता है। तो आप देखो कि नीचे से पैरों को विशेष प्रकार से, पैरों की यहाँ जो स्थिति देखो बन रही है, ये वाली स्थिति यहाँ से वो गौ के मुख के समान आकृति बन रही है, इसीलिए इसको गौमुखासन कहा गया है। और शास्त्रोक्त इसका जो बेनिफिट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेनिफिट बताया है कि इसका श्वसन संस्थान पे काफी हद तक उसे मजबूती देता है ये आसन, और वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। और बाकी इसके साथ साथ यदि शारीरिक स्थिति के तौर पे बात करें हम, तो जैसे कि लेग क्रॉस हो रहे हैं, देख रहे हैं आप, लेग क्रॉस हो रहे हैं, तो जो जेनेटिक्स ऑर्गन्स हैं प्लस यूरिनरी सिस्टम के यूरिन ब्लैडर, यूरेथ्रा आदि जो ऑर्गन हैं जो लोअर एब्डोमेन के, रेक्टम एंड सिग्मोइड कॉलन आदि, तो वो भी प्रेस हो रहे हैं यहाँ पे। और जैसे ही ओपन होगा तो वहाँ रक्त की स्वाभाविक है सप्लाई बढ़ेगी, रक्त संचार बढ़ेगा, तो उन ऑर्गन्स की जो जुड़ी समस्याएं हैं, जो डिजीज हैं, बहुत सारे डिजीज जैसे कि आप हम लोगों ने चर्चा करी भी है और भी योगा थेरेपी वाले सेक्शन में करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी कौन सी है, यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी समस्याएं कौन सी हैं, आदि आदि, और इंटेस्टाइन्स की भी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, ये सब हम उसमें समझेंगे। बाकी रही बात कि यही फिर जिनको नी की समस्या है या नी पेन लिगामेंट काफ़ी कमज़ोर हैं, तो यहाँ पे आपका कुशन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आपका नी पेन और बढ़ सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और बाकी जो यहाँ पे बहुत लोगों को फ्रोजन शोल्डर की समस्या होती है, तो वो इस तरीके से अपने इतने हाथ अप नहीं कर सकते, वो शोल्डर इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो वो नॉर्मली नीचे पैरों को वाला अभ्यास करें, और जितना इजीली उनके हाथ ऊपर हो सकते हैं उतना वो इजीली करें, तो इस टाइप से ये फायदेमंद होगा गौमुखासन। ठीक है, सभी को क्लियर है ये गौमुखासन की स्थिति? चलते हैं अग्रिम आसन की तरफ। अगला जो आसन है वो यहाँ पे हमारा अब पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन पे हम आ गए। बैठ के किए जाने वाले हो गए, कैटेगराइज जो किया गया था, खड़े होकर किए जाने वाले, बैठकर किए जाने वाले, पेट के बल लेट कर किए जाने वाले, कमर के बल लेट कर किए जाने वाले, 4 प्रकार के। और एक और इसमें जो संतुलनात्मक आसन, जो बैलेंसिंग पोस्चर्स होते हैं, वो 5वें टाइप के बताए हैं। और बाकी तो और ध्यानात्मक भी होते हैं और रिलैक्सिंग भी होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और वैसे देखी जाए तो जो उसमें चर्चा है हमारी, उसमें ध्यानात्मक की, शिथिलात्मक की है जो कि रिलैक्सिंग पोस्चर्स हैं, और संवर्धनात्मक की, इन 3 टाइप के आसनों की वैसे चर्चा होती है। बाकी और भी इसके अतिरिक्त जो उनकी क्रिया विधि है, जो उनकी करने के तरीके हैं, वो भी उसके बेस पे भी इन्हें और कैटेगराइज किया गया है। भुजंग आसन बड़ा ही महत्वपूर्ण आसन है, अपने शास्त्रों में भी इसका अच्छे तरीके से वर्णन है। कहा गया है हिरण्य संहिता में, जागृति भुजगी देवी सर्व रोग विनाशनम। इससे भुजगी देवी अर्थात किसका नाम है? कुंडलिनी शक्ति का। तो यह वो भी आसन है जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और सर्व रोग विनाशनम, इससे सभी रोगों का विनाश होता है। विशेष रूप से थेरेपिकली यदि इसको देखें हम, तो हमारे व्यवहारिक रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो स्पाइन से जुड़ी समस्याओं में
ये बड़ा ही रामबाण की तरह काम करने वाला आसन है कि आपको यदि किसी भी प्रकार की बैक इश्यू है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा सिद्ध होता है। इवन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और माइग्रेन की समस्या में भी ये बहुत ही यूजफुल सिद्ध होता है। उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे आप और अनुमान लगा सकते हो, जो हमारा वोकल कॉर्ड है, जो नेक प्रदेश है, वो कितना स्ट्रेच हो रहा है। तो इससे स्ट्रेच होने से स्वाभाविक है कि थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो भी इससे इफेक्टेड हो रही है। तो उनका भी जो हार्मोन सीक्रेशन है वो भी बैलेंस अवस्था में आएगा और पूरी की पूरी बॉडी, बाकी शेष ऑर्गन्स, ये थाई से लेकर के इधर ये एक तिल्ली मसल्स आदि तक पूरे के पूरे इनको एक स्ट्रेंथ प्राप्त होती है इन सभी को, ठीक है। और उसके साथ साथ यदि देखें तो ये तो रहा अपर बैक के पोर्शंस का इफेक्ट, लेकिन यदि नीचे जाएं हम तो जेनेटिक्स ऑर्गन्स पे हमारा बॉडी वेट जेनेटिक्स ऑर्गन्स पे, पाम्स पर और नीज और इधर टोज पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को भी ये अच्छे खासे तरीके से प्रभावित करने वाला आसन है। और फिर यहाँ पे देखो एब्डोमेन एंड वक्षस्थल भी उधर, और वक्षस्थल भी पूरे तरीके से खींच रहा है, इसमें ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है लंग्स और हार्ट भी इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। आप इस टाइप से इनके जो बेनिफिट है वो बताओगे। देखो एक तो शास्त्रोक्त बेनिफिट, तो जो बताया जाए कि जो लॉजिक है या फिर जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो शास्त्र के और मूल टेक्स्ट के अनुसार ही आते हैं, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल योग है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है सो है, लेकिन आपको दैनिक लाइफ में इसे जो यूज करना है, जितने ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप फाइंड आउट कर पाओगे, जितना ज्यादा समझा पाओगे जिस आसन के बारे में, जितना आपकी नॉलेज जितनी अधिक होगी उतने ही आप एक अच्छे स्किल्ड योगा टीचर या योगा थेरेपिस्ट होगे, ठीक है। बाकी अब रही बात के किसे नहीं करना चाहिए या इसमें इसे करते वक्त क्या सावधानी बरतें, तो आप सावधानी की सिचुएशन देख सकते हैं कि हमारे सीनियर सिटीजन्स पे इतने इस लेवल का बैंड नहीं हो पाता है। जिनसे कम बैंड होता है वो अर्ध भुजंगासन करें। सावधानी रखें कि आप दोनों एल्बोज को ग्राउंड पे रखा और फिर चेस्ट एंड चिन अप किया, इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, प्लस दूसरी और भी सावधानियां देखी जाए तो कोई विशेष इतनी सावधानी नहीं है जितनी कि ये होनी चाहिए। बाकी सर्जरी वाली तो हर जगह फॉलो होनी है, वो जो बता रखी है। तो ये जो आसन है वो बहुत ही बेनिफिशियल पोस्चर है, तो मुझे लगता है ये सभी को क्लियर हो गया होगा। हर्निया, और ये कुंदन जी हर्निया की समस्या में एक्चुअली होता क्या है कि ये पोर्शन नीचे जहाँ हमारा स्वादिष्ठान चक्र है या नेवल से नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें ये ज़्यादा इफेक्ट और ज़्यादा स्ट्रेच ना लाए, तो वहाँ आप हल्के से ही करें इसे। और उसके साथ साथ जो पेप्टिक अल्सर्स हैं, जो इंटेस्टाइन्स में जो छाले पड़ जाते हैं, यदि आप ज़्यादा एडवांस लेवल से स्ट्रेच करोगे तो इंटेस्टाइन्स खींचेंगी, और इंटेस्टाइन्स खींचेंगी तो ऑलरेडी इंटेस्टाइन में छाले हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि आप उसे हल्के से आराम से करें, अर्ध भुजंगासन करें, बाकी उस पर ज़्यादा एब्डोमेन पे प्रेशर ना आने दें और ना स्ट्रेच आने दें। तो वो लोग इसको ज़रा ध्यान से करें, नहीं तो इन्हें ज़्यादा क्रॉनिक है किसी को तो अवॉइड करें, ठीक है। क्लियर है ये? जी सर। थैंक यू। नेक्स्ट वन चलते हैं। अग्रिम जो आसन है वो सालवासन। सालवासन आप देख रहे हो, जैसा कि ये आसन भी स्पाइन के लिए रामबाण है। आप देख सकते हो कि जो भुजंगासन किया था उसमें भी स्पाइन में किस लेवल का आर्च क्रिएट हो रहा था,
और सलवासन है, इसमें भी किस लेवल का आर्च क्रिएट हो रहा है। तो ये दोनों पैरों से करके दिखाया है, और बिगनर्स की स्थिति में हम एक एक पैर से करते हैं इसे। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख लेते हैं और इनहेल करते हुए राइट लेग अप, एक एक पैर करके जितना आप इजीली उठा सकते हो। कोशिश करनी है कि आपका नी जो है स्ट्रेट रहना चाहिए और पूरा लेग स्ट्रेट हो, टोज बाहर की तरफ खींचे रहने चाहिए। तो ये पूरी तरीके से आपको स्पाइन को और प्लस एब्डोमेन ऑर्गन्स पे इफेक्ट करने वाला आसन है। अब रही बात सावधानी की, तो सावधानी वाली बात जो थी, जो पिछले आसन में जो अल्सर और हार्निया वाली चीजों की जो हमने फोकस किया था, वो चीज यहाँ पे भी देखनी है कि उन्हें इसे अवॉइड करें, नहीं तो उसकी हल्की फॉर्म थोड़ा थोड़ा उठाएं, इस लेवल तक पैर ना उठाएं, कम उठाएं। बाकी एक कुशल शिक्षक के संरक्षण में करें ये चीजों का। यदि आप ध्यान रखोगे तो इसके पूरी तरीके से आप फायदे उठा ले पाओगे। सलवासन, ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। और सलवासन के बाद जो अग्रिम आसन है, थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। सॉरी, पेट के बल वाला वो है ये एक्चुअली ये कुछ ज्यादा एडवांस फॉर्म का दिखा दिया है, इतना नहीं होना चाहिए, उतना नहीं बताया गया है। ये धनुरासन है, लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी दिक्कत कर रही है। एक मिनट मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या है, शरीर की जो स्थिति है वो धनुष के समान बन रही है, इसीलिए इसका नाम धनुरासन दिया गया है। दोनों पैरों को मोड़कर, वैसे एंकल पकड़ने होते हैं, लेकिन ये पूर्ण धनुरासन नाम से बोला जाता है व्यवहार में, लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस में धनुरासन ही है, पूर्ण धनुरासन नहीं बोलेंगे। तो उसमें एंकल पकड़ लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग टोज पकड़ लेते हैं, और पैरों को ऊपर की तरफ खींचना होता है, तथा उसके बाद जो अपर बॉडी है, जिसे कहें हमारी रिब केज तथा लंग्स और चेस्ट रीजन, उसके साथ साथ नेक आदि को ऊपर की तरफ पूरा खिंचाव देते हैं। और स्पाइन में आप देखो किस प्रकार से पूरा का पूरा एक खड्डा और एक गहरा आर्च बन के तैयार हो जाता है। तो ये स्पाइन के लिए बड़ा इफेक्टफुल आसन है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एब्डोमेन ऑर्गन, इसमें पूरे का पूरा नेवल रीजन पे देखो कितना सारा का सारा प्रेशर, बॉडी का सारा बॉडी वेट लगभग के नेवल के ऊपर आया हुआ है, लोअर एब्डोमेन पे है। तो पेट के ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छे खासा इफेक्ट करने वाला ये आसन है। ठीक है, तो आप इसे देखिए। इसकी जो सावधानियां हैं वो वही हैं कि हार्निया, पेप्टिक अल्सर का ध्यान रखेंगे, और बाकी इस लेवल का नहीं करना, वो हल्का करना है कि यदि आप एंकल पकड़ पा रहे हो मोड़ के और फिर थोड़ा सा ही उठा पा रहे हो, आपके लिए वो पर्याप्त है, वो इफेक्ट देगा, उससे पूर्ण फायदा आपको मिलेगा। तो बाकी जो और अच्छे अभ्यासी होते हैं, जिन्हें अभ्यास बढ़ाना है अपना, तो वो और एडवांस अवस्था में जा सकते हैं। ठीक है, समझते बैक के जो विकार हैं, स्पाइन इतनी अच्छे लेवल तक फ्लेक्सिबल हो रही है कि लचीली होने की वजह से दुखे। और देखिए पूरा हाथों का, पैरों का, सारे के सारे ऑर्गन यहाँ पे, शोल्डर से इतनी स्ट्रेच आ रहा है कि फ्रोजन शोल्डर की समस्या जिन्हें होती है वो उससे भी बच सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर से। तो इस टाइप से ये धनुरासन यहाँ पे संपन्न हुआ। सभी को क्लियर है? हाई बीपी नहीं करते। हाई बीपी में भी वन ऑफ माय फेवरेट आसन। हाई बीपी में भी स्थिति जो है बिगड़ सकती है, या फिर जिनका
बीपी बढ़ सकता है, तो उस वक्त भी आप अपनी ध्यान से करें। और जो सामान्य अवस्था है, जो सरल वाली स्थिति है, उसी को करें, इस टाइप से ना करें। अब ऊर्ध्वमुख श्वान, यहाँ पे श्वान थोड़ा मिस टाइप हुआ है, इसमें स ये वाला ना आके दूसरा स आना है, ये देख लेना। ऊर्ध्वमुख श्वानासन, ये जो है एक प्रकार से जो भुजंगासन है उसका थोड़ा सा चेंज। भुजंगासन में देखा था हमने कि जो लोअर एब्डोमेन है और जेनेटिक्स ऑर्गन से इवन थाइज आदि पूरी तरीके से ग्राउंड पे लगे हुए थे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सारे के सारे ऑर्गन जो है वो ग्राउंड से अप हैं, पूरा बॉडी वेट पाम्स एंड टोज पे आया हुआ है। तो ये भी स्पाइन के लिए प्लस लंग्स और हार्ट के लिए, तथा उसके बावजूद हाथों की मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए एक बड़ा ही कारगर सिद्ध होने वाला आसन है। थायराइड में भी इसका बड़ा अच्छा परिणाम देखा जा सकता है, क्योंकि आप खुद देखिए। और सर्वाइकल स्पैंडुलाइटिस की जो समस्या है उसमें भी ये हितकर सिद्ध होने वाला आसन है। सावधानी की वही स्थिति है कि आप ध्यान रखेंगे हाई बीपी में भी किस तरीके से आपके ध्यान से और आराम से हल्की अवस्था का प्रयोग करना है। और जो यहाँ पे हर्निया, पेप्टिक अल्सर आदि की जो समस्या है उसमें भी इसे हल्के रूप में थोड़ा सा कम स्ट्रेच करेंगे या फिर पूरी तरीके से निगरानी में करेंगे किसी की। ठीक है। अब जो और बचा ओम सर, सर मुझे एक पूछना था, भुजंगासन का विपरीत आसन शशकासन हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। देखो एक्चुअली काउंटर पोज वो वाला आसन ढूंढना होता है हमें जो पास में हो। अब भुजंगासन का आप कहो कि मैं खड़े होके पादहस्तासन करूंगी, तो वो नहीं। आप जो नियर बाई पड़ रहा है, यानी भुजंगासन से क्या, जैसे ही उठेंगे पीछे बैंड किया, वज्रासन में आए, खटाक से फिर आगे झुके, तो शशांकासन है। शशांकासन धनुरासन का और इसका भुजंगासन का सबका काउंटर है, तो नियर बाई ढूंढना होता है हमें। ठीक है। हाँ सर, यानी अगर आगे झुकने वाला आसन करते तो उसका काउंटर पोज पीछे झुकने वाला करना है। हाँ जी। ओके ओके, थैंक और आगे झुकने वाला, देखो पीछे झुकने वाला, और उसके बावजूद अभी ये देखो पीछे झुकने वाले, लेकिन इसमें स्पाइन स्ट्रेट करने वाला है, तो ये आप ये कहोगे कि जैसे आगे झुकने वाला नहीं हो रहा है, तो स्पाइन स्ट्रेट हो रही है, तो ये उसका काउंटर होगा। शशांकासन, भुजंगासन का भी, धनुरासन का भी, इनका सबका काउंटर पोज होगा। ठीक है। ओके ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वन जो है, आज हम पेट के बल वाले देख के कर लेते हैं। ये देखिए, ये मकरासन है, और मकरासन जो शिथिल अवस्था में जाने वाला आसन है, जिससे शिथिल अवस्था मिलती है और जिससे रिलैक्स में जाते हैं हम लोग, वो आसन है ये। यानी कि जो लेट कर आराम किया जाता है जिस आसन में, रिलैक्सिंग पोस्चर। जब थक जाते हैं हम संवर्धनात्मक आसन को करके, और फिर हमारा शरीर आराम मांगता है। या देखो योग में कभी भी हमें ये नहीं करना होता ना कि थक रहे हैं फिर भी और ज्यादा थकते जा रहे हैं। जो थकान हो रही है उसको साथ साथ रिलीज करते जाना है, उस थकान को आगे धारण करके नहीं चलना है। ये नहीं कि जिम की तरह, जिम में क्या होता है वो इतना थका देते हैं कि फिर आके 4-5 घंटे आप सोओगे, 5-6 घंटे, तब जाके आपकी बॉडी की थकान दूर होगी। और बाकी ये जो है तब मसल्स को इतना स्ट्रेच कराते हैं कि बॉडी को रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा हो जाती है। बाकी योग में ऐसा नहीं है। योग में बॉडी को ऑक्सीजन की अधिक रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि बॉडी में जो कुछ भी किया जाता है वो श्वासों के साथ किया जाता है। जो अभ्यास या जो क्रिया की जा रही है वो श्वासों के साथ जुड़ के और रिलैक्स होकर के किया जाता है। तोड़ फोड़ वाली, इसलिए उसमें बॉडी के ब्लड सेल्स कम टूटते हैं, कम नष्ट होते हैं। तो कम नष्ट होते हैं, इसी वजह से उनको कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कम
CO2 क्रिएट होता है। पर लेकिन जिम में उसे क्या है, पसीना बह रहा है, तरह तरह की आवाजें निकालता जाएगा, थकता जाएगा, फिर भी वो वेट लिफ्टिंग, मैंने आज 35 उठाया, मैं 40 उठाऊंगा, 50 उठाऊंगा, इस तरीके से क्या है वो शरीर को थकाते हैं। तो उस वक्त हमारी ब्लड सेल्स ज्यादा ब्रेक होती है, तो ज्यादा ब्रेक होने की वजह से बॉडी को अधिक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी सर, जैसे आसनास के बारे में बताया कि अगर आपका पोज करेक्ट है तो उससे एनर्जी क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, अगर पोस्चर सही है तो। बिल्कुल बिल्कुल, उससे और एनर्जी मिलेगी आपको, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी जिम से ऐसा नहीं है, जिम को क्या है, आपको दिखावटी मस्कुलर फैट मिलेगी, आपके जो स्टेरॉइड से जो आपको एनर्जी मिलती है, जैसा कि क्या करते हैं वो मस्कुलर फैट बढ़ा देते हैं, बाकी थकाते हैं, मसल्स को फुला देते हैं, इतना मोटी हो जाते हैं, फूल फूल के, इतनी रिजिडिटी बढ़ जाती है कि उन्हें मोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, वो दिखावटी होती है। और उन्हें बैंड कराया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी की कहीं बात आए कि यदि आप उन्हें बैंड कराने की कोशिश करो तब फिर बहुत ही समस्या होगी कि वो बैंड नहीं कर पाए। जैसे जिम से क्या होता है सर, लैक्टिक एसिड जो होता है वो जमा हो जाता है मसल्स ज्यादा में। बढ़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। और योग से नहीं बढ़ता, और लैक्टिक एसिड बढ़ने की वजह से बॉडी पेन भी करती है उनकी। ठीक है, बाकी योग में ऐसा कुछ पेन नहीं होता। चलिए, तो मुझे लगता है आज के जो हमने अभी तक आसन कवर अप कर लिए हैं, खड़े होकर किए जाने वाले, बैठकर किए जाने वाले, और पेट के बल लेटकर यानी प्रोन पोस्चर्स कर लिए। कल हम स्पाइन पोस्चर्स करेंगे और बैलेंसिंग पोस्चर्स आगे की अभ्यास को जारी रखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना, और किसी की कोई विशेष जिज्ञासा या कोई डाउट्स हो तो वो आप पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो आज की इस क्लास को यहाँ शांति पाठ के साथ हम विराम देने वाले हैं। सभी को क्लियर है आज जो कुछ भी हमने समझा? सर अर्धमस्तिष्क साइटिका वालों को कराया जा सकता है? सियाटिका पेन में यदि अर्धमस्तिष्क, एक्चुअली होता क्या है कि जो सियाटिका पेन रहता है उस वक्त पैर को बैंड करवाया जाए ना तो और दर्द होता है, पैर स्ट्रेट रहना चाहिए। तो वहां पे कहीं ना कहीं जो सियाटिका पेन के लिए, जिन्हें सियाटिका है, उनके लिए उतना हितकर सिद्ध या उतना लाभप्रद वो आसन सिद्ध नहीं होगा। तो आप उन्हें वक्रासन या जिसमें कम लेग बैंड हो या कम प्रेशर पड़े लेग पे, वो वाला कराएं। ठीक है सर जी सर।